हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गुंतकल डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जेई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत गुंतकल डिवीज़न जो आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो CNW आते हैं उसके अंतर्गत ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें तो ये पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो अभी हाल ही में 11 अगस्त 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। अगर बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रश्न की तो इस पेपर के अंतर्गत टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए जो कैंडिडेट का समय दिया गया था वो टोटल 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था इसको अटैम्प्ट करने के लिए। और इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये सारे जो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिसको आपको पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो पूछे गए हैं द रिवाइज्ड मैक्सिमम पेलोड्स ऑफ NMG कोचेज आर, यानी जो न्यू मॉडिफाइड गुड्स कोचेज होते हैं उसका रिवाइज्ड मैक्सिमम पेलोड कितना है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो रिवाइज्ड पेलोड की अगर बात करें NMG के लिए तो वह 9.20 टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन, यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ पर माउंट होता है। तो ब्रेक कैलिपर यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर फिएट होगी, यानी LHB कोचेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम तो फिएट बोगी का शेप इस तरह से होता है। यहाँ पर हमारा जो साइड से जो हमारा होता है उसे हम साइड फ्रेम बोलते हैं। फिएट बोगी का पार्ट जो होता है और जो उसको दोनों के बीचों बीच जो कनेक्ट करते हैं उसे हम क्रॉस बीम बोलते हैं। यानी क्रॉस बीम पर हमारा ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड होता है, जिसके सहारे हमारा डिस्क ब्रेक पर ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बोगी क्रॉस बीम इसका सही उत्तर होगा, यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट जो है वो बोगी क्रॉस बीम पर माउंटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर इन फैमिली मेक व्हाट इज द लिमिट ऑफ ईयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील, यानी जो फैमिली मेक में जो स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच जो ईयर गैप लिमिट होता है वो कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली अगर बात करें तो हमारा नॉर ब्रेम से और फैमिली में हमारा जो ईयर गैप होता है, तो नॉर के लिए अगर बात करें हम तो नॉर के लिए जो ईयर गैप होता है वह 0.9 से लेकर 1.4 mm तक होता है। वहीं अगर बात करें फैमिली के लिए तो फैमिली के केस में यह 1 से लेकर 2 mm तक का ईयर गैप होता है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछा गया है वह फैमिली मेक का पूछा गया है, तो 1 से 2 mm के बीच इसका गैप होंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल्व इज फॉर, यानी डंप वाल्व का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं व्हेन द एयर स्प्रिंग इज फुल्ली चार्ज द पोजीशन ऑफ लेबलिंग वाल्व इज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी एयर स्प्रिंग फुल्ली चार्ज कंडीशन में होंगे तो उस दौरान जो लेबलिंग वाल्व का पोजीशन होगा वो कौन सा कंडीशन में होगा। चूँकि आप जानते हैं कि यह एयर स्प्रिंग से हमारा लेबलिंग वाल्व कनेक्ट होते हैं,
लेबलिंग वाल्व से हमारा लेबलिंग वाल्व का लीवर, फिर वहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन लीवर लगा होता है। यानी जो हमारा अगर फुल्ली चार्ज कंडीशन में होगा तो वह हॉरिजॉन्टल कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द ट्रैक रीडिंग एट एक्सीडेंट साइट शैल बी टेकन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर इन रियर ऑफ द POM एंड डैश मीटर्स अहेड ऑफ द POM। यहाँ पर प्रश्न में जो पूछे जा रहे हैं कि जो हमारा एक्सीडेंट साइट्स पर जो ट्रैक रीडिंग की जाती है वो कितने डिस्टेंस पर किए जाते हैं POM यानी पॉइंट ऑफ माउंट से, और कितने पीछे यानी पॉइंट ऑफ माउंट से कितने पीछे से किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो जो रियर की अगर बात करें तो रियर के केस में हमारा 90 मीटर डिस्टेंस पर किया जाता है, और अहेड के केस में यहाँ पर 45 मीटर्स के केस में किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 90 मीटर एंड 45 मीटर्स। यहाँ पर POM का मतलब होता है पॉइंट ऑफ माउंट। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, द रेट एट विच द ट्रैक लेवल इज चेंजिंग इज कॉल्ड। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ट्रैक लेवल के चेंजिंग की दर को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम ट्विस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द सेंटर बफर कपलर। यानी सेंटर बफर कपलर का जो कमज़ोर कड़ी होता है वो इसका नकल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नकल। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, द हाईएस्ट कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर इज। यानी जो ड्राफ्ट गियर प्रयोग किए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं, उसका मैक्सिमम जो कैपेसिटी उसका होता है। तो यहाँ पर हाई कैपेसिटी वाले जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि सबसे हाई कैपेसिटी वाले ड्राफ्ट गियर कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा जो मेनली हमारा करंट में जो यूज किए जाते हैं वो मार्क 50 यानी MK50 का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अगर कैपेसिटी की अगर बात करें तो हमारा 5385 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है। जबकि एक हमारा RF361 होता है, जिसकी अगर कैपेसिटी की अगर बात करें तो 5725 kg मीटर इसका कैपेसिटी होता है। यानी अगर बात करें सबसे हाईएस्ट के मामले में तो RF361 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में हमारा सबसे हाईएस्ट जो दिया गया है वो मार्क 50 दिया गया है। तो यहाँ पर हम मार्क 50 ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर ले लेंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन वैगन। यानी वैगन में प्रयोग किए जाने वाले डट कलेक्टर का प्रकार कौन सा है। तो डट कलेक्टर का प्रयोग हम करते हैं जो हमारा BP या FP पाइप से जो हमारा प्रेशर आता है, कंप्रेस्ड प्रेशर, उसको डट यानी कलेक्ट जो हमारा गंदगी होती है डट्स को कलेक्ट करके बाहर करते हैं, और जो हमारा प्योर एयर होता है उसको हमारा DB को भेजने का काम करते हैं, और एयर टैंक को, जिससे हमारा माल फंक्शनिंग की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और वहीं यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि बैगन में किस प्रकार के डट कलेक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो बैगन की अगर बात करें तो 3 वे का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम कोच के केस में, तो कोच के केस में यह 2 वे डट कलेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। यानी एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयोग होने वाले नॉन रिटर्न वाल्व का फंक्शन यानी कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे कि जैसे ये हमारा BP पाइप हो गया, ये हमारा FP पाइप हो गया। यहाँ पर FP पाइप से हमारा डट कलेक्टर लगा होता है, डट कलेक्टर से हमारा एक पाइप निकलता है ब्रांच पाइप, जो हमारा प्यूरीफाई जो एयर होता है डट कलेक्टर के बाद, उसके बाद हमारा एक आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है। आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए हमारा यहाँ पर हमारा NRV लगा दिया जाता है, यानी नॉन रिटर्न वाल्व।
नॉन न्यूट्रल वाल्व से होते हुए हमारा यहाँ पर एयर टैंक लगा होता है। यानी जो हमारा एनआरबी का काम होता है कि जो प्रेशर हमारा एफपी का प्रेशर है वह हमारा एयर टैंक को भेजे, लेकिन वापस हमारा फीड पाइप में नहीं वापस आने दे, यह इसका काम होता है। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन देखेंगे वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एयर टैंक टू फीड पाइप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें हम, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन ICF कोचेज BMBS होल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व पुल रड टू बी डन व्हेन व्हील डायमीटर रीचेज 2। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ICF कोचेज में जो BMBS होल एडजस्टमेंट किया जाता है कर्व पुल रड का, वो कब किया जाता है, जब हमारा डायमीटर कितने mm पर पहुँच जाते हैं। तो उस केस में अगर बात करें हम, तो उसमें हमारा इस तरह का कर्व पुल रड लगा होता है। तो उसमें जब हमारा 915 से घटकर रिड्यूस होकर हमारा 839 यानी 839 mm पर जब हमारा व्हील डायमीटर पहुंच जाता है, तब हमें होल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ता है कर्व पुल रड के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा 839 mm कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप ले ले, नॉन ऑफ दिज, यानी नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, रिजिड व्हील बेस ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज का जो व्हील बेस होता है वो कितना होता है। तो LHB कोचेज के केस में जो व्हील बेस होता है वो 2560 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें हम ICF कोचेज के केस में, तो ICF कोचेज का यह 2896 mm होता है व्हील बेस। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज का कंडमिंग जो व्यास होता है, चक्के का व्यास, वो कितना होगा। तो 845 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें हम न्यू का, तो न्यू के केस में यह 915 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में जो व्हील फ्लेंज होते हैं उस पर जो नए कंडीशन में जो थिकनेस होता है वो कितना होता है। तो जो अगर बात करें हम थिकनेस की व्हील फ्लेंज की LHB कोचेज में, तो वह 29.4 mm होता है LHB में। वहीं अगर बात करें ICF के केस में, तो यह 28.5 mm होता है। यहाँ पर हमसे प्रश्न में LHB का पूछा गया है, तो 29.4 mm हो जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि LHB का जो व्हील फ्लेंज का थिकनेस होता है वह 29.4 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ डैम्पर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड बॉडी ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के बॉडी और बोगी से कनेक्ट करने वाले डैम्पर का नाम क्या है। तो अगर बात करें यहाँ पर बोगी और बॉडी के लिए, तो इस केस में हमें यो डैम्पर का प्रयोग किया जाता है कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका प्रयोग 2 की संख्या में पर बोगी और 04 पर कोच के तौर पर इसका यूज किया जाता है, जिसका कार्य होता है बॉडी से आए हुए झटके को ट्रॉली से होते हुए ट्रैक्स में ट्रांसमिट करने का काम यो डैम्पर करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, टू रिस्ट्रिक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन सेंटर बफर कपलर ऑफ इंजन एंड पावर कार द डिवाइस प्रोवाइडेड इज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा इंजन के CBC और पावर कार के बीच जो वर्टिकल स्लाइडिंग होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो इस केस में रिस्ट्रिक्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच, यानी प्रेशर स्विच का क्या उद्देश्य है लगाने का। तो प्रेशर स्विच को इसलिए लगाते हैं ताकि जब हमारा जो एक्सेल के स्पीड से, यानी जो हमारा स्पीड्स के एक्सेल के स्पीड में कोई अंतर आता है तो उस केस में हमारा डंप वाल्व को एक्टिवेट करने का काम प्रेशर स्विच ही करता है, जो कि हमारा स्पीड सेंसर के द्वारा बताए गए सिग्नल के अनुसार हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर सही उत्तर होगा वो टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एलएचबी कोचेज इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच 95 कोड मीन्स, यानी अगर एलएचबी कोचेज में माइक्रो प्रोसेसर पर जो हमारा लगा होता है कीबोर्ड, उस पर अगर 95 शो करता है तो उस केस में यह जो हमारा प्रीवियस जो फॉल्ट होता है उसको इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर हमारा नॉन ऑफ दिस इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर इसके अलावा अगर बात करें हम 72 हमारा 1 एक्सेल पर हमारा परमानेंट फॉल्ट इंडिकेट करता है। 73 के केस में हमारा सेवरल एक्सेल पर हमारा परमानेंट फॉल्ट को इंडिकेट करता है, जबकि अगर 99 इंडिकेट करे अगर तो वह वर्किंग सिस्टम परफेक्टली को इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फिन्स प्रोवाइडेड बिटवीन द ब्रेक डिस्क, यानी जो हमारा इस तरह से जो हमारा ब्रेक डिस्क लगे होते हैं और इसके बीच जो गैप होता है हमारा फिन्स जो प्रोवाइड होते हैं हमारा इस तरह से, तो फिन्स जो प्रोवाइड होते हैं वो ब्रेक डिस्क पर किस कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका काम होता है जो हमारा हीट उत्पन्न होता है उसको डिसिपेट कर सके डिस्क से, और साथ ही साथ मिनिमाइज ऑफ वेटेज के लिए फिन्स का प्रोवाइड किया जाता है ब्रेक डिस्क के ऊपर। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फॉर डिसिपेटिंग ऑफ हीट फ्रॉम डिस्क। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी टाइप ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड ऑन एलएचबी पावर कार, यानी एलएचबी पावर कार में कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एलएचबी पावर कार के को अगर बात करें तो इसको ही हम जनरेटर कार या ब्रेक बान आप बोल सकते हैं, जिसको हम अगर बात करें तो LWLLRM के नाम से जानते हैं। जिसका कार्य की अगर बात करें तो इसमें जो हैंड ब्रेक सिस्टम लगा होता है वो एयर ब्रेक सिस्टम, यानी अगर प्रेशर ड्रॉप कंडीशन में अगर हो तो उस केस में भी ब्रेक अप्लाई होता है। और एक हमारा होता है हैंड ब्रेक सिस्टम, यानी हैंड ब्रेक से भी हम ब्रेक पावर कार में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा 2 टाइप्स का ब्रेक सिस्टम होते हैं पावर कार के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज डैश फीचर्स, यानी जो LHB कोचेज में जो CBC लगा होता है जो कि हमारा H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर होता है, जो कि एंटी क्लाइविंग फीचर्स के साथ आता है, यानी दुर्घटना के दौरान कोचेज एक दूसरे के ऊपर H टाइप CBC कपलर के कारण नहीं चढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंटी क्लाइविंग फीचर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, CBC वेट एंड वर्टिकल फोर्सेज आर टेकन बाय, यानी जो CBC का वेट और वर्टिकल फोर्स होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है। तो जो हमारा CBC इस तरह से लगा होता है, नीचे हमारा स्प्रिंग लगे होंगे, ग्रुप में लगे होते हैं, जिसे हम सपोर्टिंग डिवाइस बोलते हैं, जिसके मदद से हमारा वेट और वर्टिकल फोर्स को लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन LHB कोचेज द पर्पस ऑफ सेंसर ऑन वाटर टैंक, यानी LHB कोचेज में जो वाटर टैंक पर सेंसर लगा होता है उसका उद्देश्य होता है टू प्रोवाइड सिग्नल टू पंप कंट्रोल, यानी पंप कंट्रोल को सिग्नल प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो विच डिवाइस
हैव बीन फिटेड ऑन BLC वैगन टू फंक्शन इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोडेड बॉक्स। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि BLC वैगन में एम्प्टी लोडेड बॉक्स डिवाइस जो लगा होता है उसके स्थान पर वैगन को एम्प्टी लोड सेंस करने के लिए कौन सा डिवाइस लगा होता है। तो उस केस में हमारा BLC वैगन में LSD लगा होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लोड सेंसिंग डिवाइस, जो कि बुलस्टर के पास लगा होता है, जिसमें हमारा अपर प्लंजर और लोअर प्लंग के बीच की जो डिस्टेंस हमारा 16 ± 1 mm होता है, उसको अनुसार सेंस करके हमारा एम्प्टी और लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करता है और उसी के अनुसार हमारा प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो टाइप ऑफ SAB यूज्ड इन BCN HL वैगन, यानी BCN HL वैगन में जो SAB यानी स्लैकलेस्ड बैरल प्रयोग किए जाते हैं वो कौन सा होता है। तो मेनली अगर बात करिए गुड्स के अंतर्गत, मालगाड़ियों के अंतर्गत हमारा IRSA 750 और 600 दो प्रकार की हमारा SAB प्रयोग किए जाते हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात करें जो प्रश्न पूछा गया वो BCN HL के लिए पूछा गया है, यानी BCN HL और बॉक्सन HL के केस में हमारा SAB IRSA 750 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्लेस ऑफ लोड एम्प्टी बॉक्स इज प्रोवाइडेड इन मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम, यानी मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम में एम्प्टी लोडेड के स्थान पर क्या प्रोवाइड किया होता है। तो उसके स्थान पर हमारा मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम में APM लगा होता है, यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस, जिसमें हमारा सेंसिंग आर्म लगा होता है। सेंसिंग आर्म जो हमारा APM होता है वह बोगी साइड फ्रेम और वैगन अंडर फ्रेम के बीच लगा होता है। जो हमारा सेंसिंग आर्म जैसे ही हमारा बुलस्टर की जो साइड फ्रेम है उसको टच करता है, तो उस अनुसार अगर 80 mm से बिलो अगर हमारा सेंसिंग आर्म का मूवमेंट हो रहा है तो वो लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करता है। अगर एबव 80 अगर मूवमेंट हो रहा है सेंसिंग आर्म को तो वो एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करेगा। वहीं लोडेड कंडीशन में हमारा प्रेशर 3.8 और एम्प्टी कंडीशन में हमारा 2.2 का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजा जाता है APM के द्वारा। DB जब प्रेशर भेजता है तो APM उस अनुसार प्रेशर को रिड्यूस करता है और उसमें लगे एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो 6 लीटर का लगा होता है उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर को भेज दिया जाता है एम्प्टी कंडीशन में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर रेलवे एम्प्लॉयज फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ पासेज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेलवे कर्मचारी के द्वारा कौन सा पोर्टल का प्रयोग किया जाता है पासेज को अप्लाई करने के ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो ऑनलाइन जब भी पासेज अप्लाई किया जाता है रेलवे कर्मचारी द्वारा तो उस केस में HRMS का यूज किया जाता है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो HRMS के अंतर्गत आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के प्रोसेस को कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लीव अप्लाई भी करना हो तो सारे लीव मॉड्यूल के अंतर्गत आप लीव अप्लाई भी HRMS के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर रेस में यानी रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के अंतर्गत आप अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। उम्मीद आपका मेडिकल कार्ड जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं कर्मचारी को, यानी यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, जिसके मदद से आप अपनी हेल्थ की सुविधा ले सकते हैं। साथ ही साथ क्रिस यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके मदद से जो भी हमारा ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह का जो प्रयोग किए जा रहे हैं FMM वगैरह जितने भी हमारा क्रिएट किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, उसका मॉनिटरिंग क्रिस के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, डैश पास हैज बीन इशूड फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज हु आर मेकिंग डेली सर्विस फ्रॉम रेसिडेंशियल पैलेस टू स्कूल पैलेस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस प्रकार के पास को एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए इशू किया जाता है जो कि डेली बेसिस पर
स्कूल अपने रेसिडेंशियल पहले से स्कूल के लिए हो जाते हैं, तो उस केस में उसको स्कूल चेक दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टाइप ऑफ स्लैक एडजस्टिंग अवेलेबल इन MBS, यानी जो मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम में जो किस प्रकार के स्लैक एडजस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। तो APM की मदद से हमारा जो नॉर या स्कॉट का जो मेनली हमारा सिलेंडर यूज किया जाता है मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम के अंतर्गत, और 02 ब्रेक सिलेंडर पर वैगन हमारा यूज किया जाता है। तो उस केस में अगर बात करें तो यह डबल एक्टिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन विच एरिया ऑफ बायो टॉयलेट्स, यानी बायो टॉयलेट्स के अंतर्गत किस एरिया में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पॉली ग्रास मैट के अंतर्गत जो एरिया होता है वहाँ पर बायो टॉयलेट्स में बैक्टीरिया का ग्रोथ देखा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज रेफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसना बोगी, यानी किस प्रकार की RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स को रेफर किया जा सकता है कैसना बोगी के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब भी आपको कैसना बोगी का इंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को फाइंड करना हो तो RDSO द्वारा जो पैम्पलेट दिया गया है G95 उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं G90 के अंतर्गत BTPN के लिए इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। G86 के अंतर्गत BTPGLN, यानी जो गैस टैंक वैगन होते हैं लिक्विफाइड गैस, उससे रिलेटेड जो टैंक वैगन है उसके लिए इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। जबकि G97 के अंतर्गत एयर ब्रेक सिस्टम फॉर फ्रेट स्टॉक, यानी मालगाड़ियों का एयर ब्रेक सिस्टम की कैसे रख रखाव या इंस्पेक्शन किए जाएंगे, मेंटेनेंस की जाएंगे, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं G97 के अंतर्गत। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द कंडमिंग डायमीटर ऑफ बॉबर और बुआ और BTPN व्हील इज, यानी जो हमारा BTPN या बोबार और बुआई बैगन के लिए जो कंडमिंग डायमीटर होता है वो 906 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बलस्टर इन कैस्टर 22W एंड 22WM और 22NL और 22NLB, यानी जो जिस प्रकार के जो हमारा अलग अलग प्रकार के जो हमारा कैसना बोगी का वेरिएंट दिया गया है उसमें हमारा नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस पूछा गया है साइड फ्रेम और बलस्टर के बीच। तो इस केस में अगर बात करें हम तो हमारा जो नॉमिनल लेटरल क्लियरेंस होता है वो हमारा 18 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो न्यू डायमेंशन ऑफ 22WM कैसना बोगी पेडेस्टल साइड, यानी जो कैसना बोगी का पेडेस्टल साइड न्यू डायमेंशन 22W के लिए या 22 मॉडिफाइड के लिए कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बात करें बोगी पेडेस्टल साइड के लिए न्यू डायमेंशन वो होता है 105 mm। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बाला साहब गंगाधर खेर थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, BG खेर। और बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का पहली बार गठन 7 जून 1955 में किया गया था। तब पहली बार अध्यक्ष के तौर पर चेयरमैन के तौर पर BG खेर यानी बाला साहब गंगाधर खेर को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग
द स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स। यानी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि संविधान के अनुसार वैधानिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है। तो इस केस में लॉ मिनिस्ट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है और ट्रांसलेटिंग का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यू डायमेंशन ऑफ 22 NL, NLB और HS कैसना बोगी पेडेस्टल साइड। यहाँ पर इससे पहले प्रश्न आप देखे थे कि पेडेस्टल साइड का न्यू डायमेंशन पूछा गया था 22W और 22WMM के लिए। तो उस केस में जो पेडेस्टल न्यू साइड था वो 105 mm बताए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है बोगी पेडेस्टल साइड के लिए न्यू डायमेंशन वो 22 NL, NLB और HS के लिए पूछा गया है। तो इस केस में जो न्यू डायमेंशन होता है वो 81 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं डैश फॉर्म इज यूज्ड फॉर डीम्ड सस्पेंशन, यानी डीम्ड सस्पेंशन के लिए किस प्रकार के फॉर्म का यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो डीम्ड सस्पेंशन कर्मचारी को तब किया जाता है जब वह पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से अधिक वह हिरासत में रहा हो। तो उस केस में जब से वो हिरासत में लिया गया हो उस दौरान से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसे हम डीम्ड सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। उस केस में कर्मचारी को SF2 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 2 इशू किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो SF1 ऑर्डर फॉर सस्पेंशन होता है, यानी सामान्य प्रक्रिया में जगह सस्पेंशन किया जाता है तो SF1 का यूज किया जाता है, जबकि SF4 में रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, निलंबन से बहाली के लिए यूज किया जाता है, जबकि SF5 इशूइंग चार्जशीट फॉर मेजर पेनाल्टी, यानी मेजर पेनाल्टी के लिए अगर चार्जशीट इशू किया जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म 5 का यूज किया जाता है। वहीं SF11 के अंतर्गत माइनर पेनाल्टी के लिए चार्जशीट इशू किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो मेनली SF7 जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर्स और SF8 के अंतर्गत अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो सारे जो SF स्टैंडर्ड फॉर्म बताए गए हैं इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं रूल 25 ऑफ द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स डील विथ, यानी जो रेलवे सर्वेंट के अनुशासन और अपील नियम के रूल 25 है वो किस केस के लिए यूज किया जाता है। तो 25 है वो प्रोविजन फॉर रिव्यू अगर करना हो, रिवीजन के लिए यूज किया जाता है रूल 25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पर दिया रहता रूल 25A तो इस केस में इसका उत्तर होता रिव्यू। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं द प्राइमरी लॉक क्लियरेंस ऑफ बॉबार डोर इज, यानी जो बॉबारन के लिए जो लॉक क्लियरेंस यूज किया जाता है प्राइमरी लॉक क्लियरेंस वो कितना होता है तो वो 5 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ इनहेंस्ड कैपेसिटी स्क्रू कपलिंग, यानी स्क्रू कपलिंग जो यूज किया जाता है तो इसमें पूछा जा रहा है वर्किंग कैपेसिटी ऑफ इनहेंस्ड कैपेसिटी स्क्रू कपलिंग, यानी इनहेंस्ड कैपेसिटी वाले स्क्रू कपलिंग का वर्किंग कैपेसिटी कितना होता है तो वह होता है 36 टन। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज, यानी कोच के अंतर्गत ड्रॉ और बफिंग फोर्स का ट्रांसमिशन किसके माध्यम से किया जाता है। तो जब भी खिंचाव या ब्रेकिंग फोर्स होता है वह सेंटर पिवट के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि लोड ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होता है तो वह साइड बिहेवियर के माध्यम से होता है।
तो इस प्रश्न से आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द, यानी डिस्ट्रक्शन ट्यूब होता है वो बफर के अंतर्गत प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं द मैक्सिमम डिफरेंस इन बफर हाइट ऑन सेम हेड स्ट्रोक, यानी सेम हेड स्ट्रोक में बफर हाइट में मैक्सिमम डिफरेंस कितना होगा। जैसे ये कोच हमारा लगा है, उसमें हमारा अगर बात करें बफर लगा है एक ही एंड पर हमारा कोच में, तो सेम एंड पर हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है। एडजेसेंट के केस में नहीं पूछा जा रहा है। अगर सेम के केस में अगर पूछा जाता है तो 64 mm, वहीं अगर एडजेसेंट के केस में अगर पूछा जाता है तो 75 mm होता है। यहाँ पर सेम हेड स्ट्रोक के केस में हाइट डिफरेंस पूछा गया है मैक्सिमम, तो 64 mm होता है। यहाँ पर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर बी 64 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट टाइप ऑफ हेड एंड शैंक आर यूज्ड इन AAR टाइप सेंटर बफर कपलर, यानी AAR सेंटर बफर कपलर के में हेड और शैंक किस प्रकार का यूज किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हेड हमारा E टाइप और शैंक हमारा F टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मिनिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर WRA इज, यानी WRA यानी वाटर रेजिंग एपरेटस इसका फुल फॉर्म होता है। इसके लिए जो प्रेशर मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर होता है वो 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द टेस्ट टू नो द रिएक्शन ऑफ DB to a very less reduction of BP pressure, that is when BP pressure is reduced at the rate of 0.6 kg per centimeter square in 6 seconds is known as। यहाँ पर बोला जा रहा है कि DB की रिएक्शन को जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है जिसमें काफ़ी कम मात्रा में ब्रेक पाइप प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है, यानी जब भी ब्रेक पाइप प्रेशर को ड्रॉप का रेट अगर 0.6 kg 6 सेकेंड में अगर गिरावट होता है तो उस केस में हम इसे सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इस टेस्ट में हमारा DB सेंस करता है और गाड़ी में ब्रेक लगना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 6 सेकेंड में अगर ड्रॉप हो रहा है तो इस दौरान हमारा गाड़ी में लगे DB को सेंस करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, जिसको हम सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम ओवर कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम, यानी यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा गलत है रिगार्डिंग जो है हमारा कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम के मुकाबले जो हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम लगा हुआ है। तो इस केस में अगर बात करें तो बियर एंड टीयर ऑफ व्हील सेट इंक्रीज्ड एज फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज 0.25 एज कंपेयर टू इतना 0.94 कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक, यानी जो पहले जो हमारा कन्वेंशनल टाइप में कास्ट आयरन का ब्रेक ब्लॉक यूज किया जाता था, जबकि अभी वर्तमान में जो हमारा के टाइप ब्रेक ब्लॉक जो कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम यूज किए जाते हैं। तो इस कारण से हमारा जो व्हील पर वियर और टीयर का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट के कारण जो इंक्रीज हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। साथ ही साथ अगर बात करें हम इन बोगी माउंटेड कोचेज ब्रेक रिंगिंग फोर्सेज डज नॉट ट्रांसमिट टू अंडर फ्रेम एज सच सेल बॉडी डज नॉट सेटल रेटल। तो इस केस में अगर बात करें हम कि जो बोगी माउंटेड कोचेज था तो उस केस में ब्रेक रिंगिंग के लिए जो हमारा नहीं ट्रांसमिट करता है अंडर फ्रेम में, जिससे हमारा जो सेल बॉडी पर रेटल होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन की अगर बात करें बोगी माउंटेड कोचेज रिक्वायर्ड मोर मेंटेनेंस एज कंपेयर टू कन्वेंशनल ब्रेक एयर ब्रेक कोचेज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बोगी माउंटेड कोचेज है उसको
ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता है, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें तभी लाया गया था ताकि हमारा कम से कम मेंटेनेंस किया जा सके और ऑटोमेटिक हमारा जो स्लैकिंग हमारा होता है एग्जिस्टिंग डिवाइस, जिसे पहले हम एसएबी के तौर पर कन्वेंशनल कोचेज में यूज करते थे, उसके जगह पर हमारा बीएमबीएस यानी ब्रेक सिलेंडर लाने से हमारा डबल एक्टिंग के तौर पर यूज किया जाता है, जिससे हमारा जो मेंटेनेंस है उसको कम किया जा सके। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया था मोर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होता है, जो कि गलत है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, विच आरडीएसओ पैम्पलेट्स इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस और इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन पैसेंजर कोचेज, यानी किस आरडीएसओ पैम्पलेट्स का प्रयोग किया जाता है पैसेंजर कोच में लगे एयर ब्रेक इक्विपमेंट को इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। तो जब भी एयर ब्रेक इक्विपमेंट कोचेज के अंतर्गत अगर आरडीएसओ पैम्पलेट्स यूज किया जाता है इंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए, तो उस दौरान जो हमारा आरडीएसओ पैम्पलेट्स यूज किया जाता है वो हमारा होगा C8805, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विथ इन, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए इनसेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान 60 सेकेंड तक, यानी जब भी हमारा 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर 60 सेकेंड तक ड्रॉप किया जाता है, तो इस दौरान हमें डीवी सेंस नहीं करना चाहिए और गाड़ी में ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए, जिसको हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 सेकेंड। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर द आर्टिकल 343 टू 351 डैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल, यहाँ पर बोला जा रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यानी कौन से भाग में हमारा यह मेंशन किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज अवेलेबल है, यानी राजभाषा अवेलेबल है, वो हमें भाग 17 के अंतर्गत बताया गया है, यानी पार्ट 17 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल को कब पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1976 के अंतर्गत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द, यानी जब भी ब्रेक एप्लीकेशन होता है तो उस दौरान हमारा कनेक्शन है वह ईआर का कनेक्शन डायरेक्ट रूप से ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत हो जाता है। इस दौरान हमारा जो कनेक्शन है ब्रेक पाइप का वह डिसकनेक्ट होता है कंट्रोल रिजर्वायर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेक पाइप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और गेजेज आर क्लासिफाइड एज, यानी जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या गेजेज है उसको क्लासीफाई किया जाता है एमएनपी यानी मशीनरी एवं प्लांट्स के तौर पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द ऑर्गेनाइजेशन विच अंडरटेक द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैटेगरी ए एमएनपी, यानी मशीनरी एवं प्लांट्स के जो कैटेगरी ए से लेकर जो हमारा सी तक का जो आइटम होता है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस अंडरटेक किए गए हैं वो कॉफमो है, यानी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कॉफमो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडरटेक करता है कैटेगरी ए आइटम जो हमारा एमएनपी का होता है उसके प्रोक्योरमेंट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कोड
ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी प्रशासनिक इंस्पेक्शन कैरिज के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कोड यूज किया जाता है वो RA होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है नेम ऑफ द बैक्टीरिया यूज्ड इन बायो टॉयलेट्स, यानी बायो टॉयलेट्स के अंतर्गत जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है उसका नाम है एनरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डैश वाइल इज यूज्ड इन डैशपोर्ट गाइड, यानी डैशपोर्ट के अंतर्गत जो वाइल यूज किया जाता है उसका टाइप है सर्वोलिन 68। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ LHV व्हील डायमीटर, यानी LHV व्हील डायमीटर के लिए जो कंडमिंग लिमिट है वो 845 mm है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें तो न्यू कंडीशन में यह 915 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHV कोचेज, यानी LHV कोचेज में कितने प्रकार के शॉक एब्जर्वर प्रयोग किए जाते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मेनली अगर बात करें पर ट्रॉली के हिसाब से तो एक ट्रॉली के अंतर्गत टोटल 4 प्राइमरी डैम्पर लगे होते हैं चारों चक्कों पर। फिर दोनों ईयर स्प्रिंग के पास हमारा सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर होता है जिसकी संख्या 2 की संख्या हम पर ट्रॉली होता है। एक हमारा लेटरल डैम्पर होता है और 2 यो डैम्पर होता है जो कि बॉडी और बोगी को कनेक्ट करता है। तो इस प्रकार टोटल हमारा नंबर्स जो निकल कर आएगा 9 की संख्या में पर बोगी होगा। यहाँ पर प्रश्न जो पूछे गए हैं वो पर कोचेज के हिसाब से पूछे गए हैं। तो पर कोच में टोटल 2 ट्रॉली होते हैं तो 2 ट्रॉली के हिसाब से यह 18 नंबर्स में शॉक ऑब्जर्वर्स यूज किए जाएंगे पर कोचेज में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी 18 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट, यानी जो ब्रेक कैलिपर पर जो बोल्ट माउंट किए जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टॉर्क वैल्यू की रिक्वायरमेंट होता है। तो वो होता है वो 170 न्यूटन मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सीलेटर इज यानी ब्रेक एक्सीलेटर एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है जो कि ब्रेक पाइप से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइडेड फॉर पार्किंग ब्रेक, यानी पार्किंग ब्रेक के लिए प्रोवाइड किए गए प्रेशर टैंक का क्षमता कितना लीटर का होता है तो वह 6 लीटर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि चार्ज होता है फीड पाइप के जरिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 343 का 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार हिंदी को राजभाषा के तौर पर और इसको देवनागरी लिपि में लिखे जाएंगे इस तौर पर इसको एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विजेज सेटिंग ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी राजभाषा आयोग की स्थापना की परिकल्पना संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है वो यहाँ पर पूछा गया है। यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थे उसकी स्थापना की जो परिकल्पना है वो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है इन नॉन ब्रेक से सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू, यानी नॉन ब्रेक से सिस्टम के अंतर्गत ब्रेक प्रेशर स्विच होता है वो किससे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर बात करें हम पहले नॉन ब्रेक से का बात करेंगे
फिर फैवली का। तो नॉन ब्रेमसे के अंतर्गत जो हमारा प्रेशर स्विच होता है वह बीपी पाइप से कनेक्ट होता है और यह तब एक्टिवेट होता है जब प्रेशर जो है वह 0.2 से लेकर 0.5 तक का प्रेशर को रीच करता है, तब हमारा प्रेशर स्विच एक्टिवेट होता है। वहीं अगर बात करें फैवली के अंतर्गत, तो फैवली के अंतर्गत प्रेशर स्विच है वह फीड पाइप से कनेक्ट होता है और इसमें जो प्रेशर है 1.5 से लेकर 1.7 तक रीच करता है, तब हमारा प्रेशर स्विच एक्टिवेट होता है और हमारा एंटी स्किड को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर पूछा गया था प्रश्न में नॉन ब्रेमसे का, नॉन ब्रेमसे ब्रेक पाइप से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बीपी लाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, ब्रेक डिस्क मेड अप ऑफ, यानी जो ब्रेक डिस्क बना होता है वह ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अगर बात करें डाया की, तो डाया 640 mm और इसकी थिकनेस की अगर बात करें मोटाई की, तो यह 110 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 96 mm पर आ जाए तो हम इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस ड्यूरिंग एवरी, यानी जो एंटी रोल बार का जो ग्रीस होता है उसको प्रत्येक कौन से शेड्यूल के अंतर्गत रिप्लेस करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा D2 शेड्यूल्स के अंतर्गत, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर एक्सल एंड डिस्क, यानी एक्सल एंड डिस्क के लिए जो बोल्ट लगा होता है उसके लिए एक टॉर्क टाइट करने के लिए टॉर्क वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है 170 न्यूटन मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मच सेलिंग ऑन अ व्हील कैन बी अलाउड, यानी जो व्हील पर कितने mm की सेलिंग अलाउड होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 mm। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें, द मोमेंट ऑफ स्लाइडिंग डोर्स कैन बी एडजस्टेड बाई, यानी जो स्लाइडिंग डोर्स का जो मोमेंट होता है उसको एडजस्ट किया जाता है किसके माध्यम से, तो एडजस्टिंग ऑफ सिलेंडर्स क्रीव, यानी जो सिलेंडर के जो क्रीज होते हैं उसके माध्यम से उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द करेक्ट एक्शन ऑफ द एक्सल बॉक्स फिलिंग बाय मैनुअली, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्सल बॉक्स की फिलिंग को मैनुअली करने के लिए कौन सा एक्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन है, होल्ड द बियर हैंड ऑन द एक्सल बॉक्स फॉर 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट्स के लिए अपने हैंड्स को होल्ड करना है, या होल्ड द बियर हैंड ऑन द एक्सल बॉक्स फॉर सम टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए बियर हैंड को होल्ड करना है एक्सल बॉक्स पर, या जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है, इंस्टेंट टचिंग ऑफ द एक्सल बॉक्स बाय बियर हैंड, यानी बियर हैंड से एक्सल बॉक्स को इंस्टेंट टचिंग करना। ये सारे ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट एक्शन हो सकता है मैनुअली एक्सल बॉक्स को फिलिंग करने के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द इंडियन स्टेट टू चूज दियर ऑफिशियल ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह शक्ति देता है भारतीय राज्य को कि वो अपना खुद का राजभाषा चुन सके। तो इसके लिए जो आर्टिकल दिया जाता है वो आर्टिकल 345 है, जो यह पावर देता है किसी भी राज्य को कि वो अपना राजभाषा खुद का चुन सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विद इन हाउ मेनी डेज कंपेंसेटरी ऑफ कैन बी सैंक्शनड, यानी कितने दिनों के अंदर कंपेंसेटरी ऑफ को सैंक्शन किया जा सकता है। तो इसके लिए सही उत्तर होगा वो 30 डेज, यानी ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन विच द एम्प्लॉय डज नॉट गेट एनी रेस्ट और वेरी लिटल रेस्ट इन हिज ड्यूटी आवर्स इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है एम्प्लॉयमेंट का कौन सा कैटेगरी जिसमें कर्मचारी को कोई भी रेस्ट नहीं होता है, यानी कम से कम रेस्ट होता है अपने ड्यूटी के दौरान, तो उसको किस प्रकार के कैटेगरी के अंतर्गत, एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह इंटेंसिव कैटेगरी हो जाएगा। यानी इंटेंसिव कैटेगरी के अंतर्गत जो एम्प्लॉयज होता है उसको काफ़ी कम समय मिलता है अपने रिलैक्सेशंस के लिए। तो यहाँ जिसमें आपका अगर सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटेंसिव, जिसके अंतर्गत सेक्शन कंट्रोलर वगैरह आता है, जिसको 6 घंटे तक की ड्यूटी करना पड़ता है, जिस दौरान उसके रिलैक्सेशन के लिए कोई भी समय काफ़ी बहुत कम न के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ड, यानी जो राजभाषा का अधिनियम 1963 है उसको कब पारित किया गया था। तो 10 मई 1963 को इसको पारित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द करेक्ट एक्शन विल बी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि एक व्हील सेट पर को चेंज करने की अगर ज़रूरत पड़े हमें, तो सबसे पहले हम क्या एक्शन लेंगे। जब भी हमें एक व्हील सेट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो तो उस दौरान हम एक्शन जो लेंगे वो डिसमेंटल द व्हील कनेक्शन। सबसे पहले व्हील कनेक्शन को डिसमेंटल करेंगे और लिफ्ट द कोच विथ ट्रॉली, यानी ट्रॉली के साथ हम कोच को लिफ्ट करेंगे जिससे हमारा जो व्हील है एक्सल का वो हमारा बाहर आ सके। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स CNW पार्ट्स आर लिस्टेड, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप्स के अंतर्गत कैरिज एंड वैगन पार्ट्स को लिस्टेड किया जाता है। तो जब भी आप सुने होंगे PL प्राइस लिस्ट नंबर, जो कि 8 डिजिट्स का होता है, जिसका काम स्टॉक आइटम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें 8 अंक में जो पहले और दूसरे अंक होते हैं वो मेन ग्रुप को, 3rd और 4th जो डिजिट्स होते हैं वो सब ग्रुप को, 5th 6th और 7 जो डिजिट्स होते हैं वो सीरियल नंबर को, और 8वें जो डिजिट्स होते हैं वो चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है। जिसमें हमारा पहले जो डिजिट्स है वो मेजर ग्रुप्स यानी जो मेन ग्रुप के होते हैं, वही हमारा डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट हमारा पार्ट्स को लिस्टेड करने में मदद करता है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है उसी बेसिस पर पूछे गए हैं कि CNW का पार्ट्स है वो कौन से ग्रुप्स के अंतर्गत लिस्टेड किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें जो 30 to 39 के जो मेन ग्रुप्स आते हैं उसके अंतर्गत हमारा CNW पार्ट्स को लिस्टेड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन PL नंबर 210741119 व्हाट डज 9 इंडिकेट। यहाँ पर 8 अंक का PL नंबर यानी प्राइस लिस्ट नंबर दिया गया है, जिसमें हमारा 9 किसको इंडिकेट करता है वह पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले जो 21 है वो हमारा मेन ग्रुप को इंडिकेट करता है, 07 जो है वो हमारा सब ग्रुप को, और हमारा जो 411 है वो सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है, जबकि जो 9 है वो लास्ट डिजिट्स है वो चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसके माध्यम से हम PL नंबर के करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं कि द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर्स आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इम्प्रेस्ड स्टोर्स का स्टॉक आइटम होता है उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए प्रत्येक कितने अंतराल पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब भी इम्प्रेस्ड स्टोर के केस में स्टॉक को वेरीफाई करने की बात किया जाए तो 2 ईयर्स के अंतराल पर इसको वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
द आइटम विच हैव नॉट बीन इशूड फॉर लास्ट 2 years एंड मे बी यूज्ड इन कमिंग फ्यूचर्स आर नोन एज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वैसा आइटम जिसको पिछले 2 वर्षों में नहीं इशू किया गया है लेकिन आने वाले फ्यूचर्स में इसको इशू किया जा सकता है, तो उसको हम मूवेबल सरप्लस स्टोर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर प्रश्न में यह दिया रहता कि वैसा आइटम जिसे पिछले 2 वर्षों में इशू नहीं किया गया हो एंड नॉट ऑल्सो नॉट बी इशूड इन फ्यूचर्स 24 months, यानी अगले 24 महीनों में भी इशू नहीं किया जा सकता हो, तो उस केस में यह डेट सरप्लस स्टोर इसका सही उत्तर होता। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है कि कमिंग फ्यूचर्स में इसको यूज किया जा सकता है, तो उस बेसिस पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मूवेबल सरप्लस स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज का अधिकतम स्पीड पोटेंशियल कितना है। तो 160 pmph पर रन कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा मॉडिफाइड कर दें अपग्रेडेबल टू 200 kmph, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज में व्हील फ्लेंज का थिकनेस कितना होता है, मोटाई कितना होता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो व्हील फ्लेंज की केस में अगर बात करें LHB कोचेज में, तो यह 29.4 mm होता है, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सोल बार ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी जो LHB कोचेज का जो सोल बार होता है, जिसका अगर बात करें डायमेंशन की थिकनेस की, तो वह 6 mm इसका थिकनेस होता है, जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है IRSM 41, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम कॉटन स्टील के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ नॉर ब्रेक मेक ब्रेक सिलेंडर, यानी जो हमारा नॉर ब्रेमसे का जो मेक का जो ब्रेक सिलेंडर होता है, उसके स्लैक एडजस्टर नट को ओपन करने के लिए जिसका सही डायरेक्शन होता है वो कौन सा होता है। तो इसका सही डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको खोला जाता है 27 mm स्पिनर साइज की मदद से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, विच ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स ऑफ 1976 मेंशन अबाउट द वर्किंग नॉलेज ऑफ द ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑफिशियल राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत यह बताया गया है, मेंशन किया गया है कि ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज के वर्किंग नॉलेज के बारे में बताया गया है। तो यह रूल 10 के बारे में बताया गया है। टोटल अगर बात करें तो जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स है, इसमें टोटल 12 नियमों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर जो वर्किंग नॉलेज है ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ के, यह मेंशन करता है रूल 10 के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन विच ईयर द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रेलवे बजट वाज प्रिपेयर्ड एंड हु वाज द रेलवे मिनिस्टर्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से वर्ष के दौरान रेलवे बजट को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था, तैयार किया गया था, उस समय रेल मंत्री कौन थे। तो सबसे पहली बार जो रेलवे बजट को तैयार किया गया था हिंदी ट्रांसलेशन फॉर्म के में, वह 1956 के अंतर्गत। उस दौरान जो रेल मंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वह मैथमेटिक्स से पूछ लिया गया है कि 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स वेयर बॉट फॉर Rs 8,280 रुपीज इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल बी
1227 रुपीज व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ चेयर। तो यहाँ पर प्रश्न की अगर बात करें हम तो बोला जा रहा है कि 13 चेयर और 5 टेबल का जो टोटल कॉस्ट है वह 8,280 रुपये बताया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एवरेज कॉस्ट है टेबल का वह 1227 रुपये है। तो एवरेज कॉस्ट को जब हम टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 5 टेबल्स टोटल हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो एक हमारा एवरेज है वो 1227 है। तो 1227 इंटू जब हम 5 करेंगे टोटल हमारा 161.35 यानी 6,135 रुपीज़ निकल कर आएगा, जो हमारा 5 टेबल का टोटल रुपीज़ होगा। तो यहाँ पर हम 8,280 में से हम 61.35 घटा लेंगे तो उस पर हमारा जो निकल कर आएगा वो 2,145 रुपये निकल कर आएगा, जो कि हमारा 13 चेयर का मूल्य होगा टोटल। लेकिन यहाँ पर हमसे प्रश्न में एक चेयर का मूल्य पूछा गया है। तो यहाँ पर हम 2145 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 13 से 2,145 को डिवाइड करेंगे तो 165 निकल कर आएगा, जो कि एक चेयर का क्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 165 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि सारे अभाज्य संख्या 30 से 50 तक का यहाँ पर औसत निकालना है। तो यहाँ पर बात करें कि प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं जो एक और सेल्फ यानी स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर के तौर पर जानते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर 7 कोई संख्या है जो केवल और केवल 1 से या 7 से ही डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर 7 हमारा प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर हमें रेंज दे दिया गया है कि 30 से लेकर 50 के बीच के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 30 से 50 तक के बीच कितने हमारा प्राइम नंबर्स आते हैं। तो सबसे हमारा पहले देखेंगे कि 31 आ जाएगा, फिर हमारा 37 आएगा, फिर हमारा आएगा 41, फिर हमारा आएगा 43 और उसके बाद हमारा जो आएगा वो 47 आएगा। यानी जो हमारा टोटल 5 नंबर्स है 30 से लेकर 50 के बीच जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसको हम एवरेज यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो एवरेज हमारा होता है टोटल वैल्यू बाय टोटल नंबर्स, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो इस प्रकार टोटल सम को हम सम कर दिए और नंबर ऑफ आइटम की अगर बात करें तो टोटल हमारा 5 नंबर्स दिया गया है। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब आप सारे को ऐड करेंगे तो 199 आएगा और 199 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 39.8, जो कि सारे जो हमारा प्राइम नंबर्स है 30 से 50 के बीच उसका एवरेज निकल कर आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 39.8। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, ड्यूरिंग पीरियड बिटवीन 22 to 6 आवर्स इज ट्रीटेड एज नाइट ड्यूटी एंड पेड नाइट ड्यूटी अलाउंस NDA एट हावरली रेट इक्वल टू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नाइट ड्यूटी का जो पीरियड होता है वह 22 बजे से लेकर 6 बजे तक का पीरियड को ट्रेड किया जाता है। तो इसमें जो इस दौरान कर्मचारी को नाइट ड्यूटी अलाउंस के तौर पर दिया जाता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह उसका पे रेट कितना होता है। तो नाइट ड्यूटी के लिए अगर बात करें हम नाइट ड्यूटी अलाउंस के केस में, तो जो कर्मचारी को बेसिक पे जितना भी बेसिक पे कर्मचारी को होगा प्लस डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता डिवाइडेड बाय 200, यानी कर्मचारी को बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को जब ऐड करेंगे और 200 से डिवाइड करेंगे तो उसका निकल कर आ जाएगा रेट के हिसाब से कितना नाइट ड्यूटी अलाउंस बनेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन चाइल्ड केयर लीव, यहाँ पर CCL से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। आउट ऑफ 730 डेज इन इंटायर सर्विस, सेकेंड 365 डेज एम्प्लॉयज विल गेट %% ऑफ द सैलरी फॉर मंथ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि टोटल 730 दिन का होता है पूरे सर्विस के दौरान, तो इसमें बोला जा रहा है कि सेकेंड जो 365 डेज है उस दौरान कर्मचारी कितने % अपने मंथ का वेतन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 730 डेज में पहले 365 दिन में कर्मचारी को अपने मंथ में बेसिक का 100% प्रोवाइड करवाया जाता है, जबकि नेक्स्ट 365 डेज होता है उस दौरान बेसिक का केवल और केवल 80% ही भुगतान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वह सेकेंड 365 डेज है, तो इस दौरान कर्मचारी को केवल और केवल 80% ऑफ द सैलरी ऑफ 4 मंथ्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा जो चाइल्ड केयर लीव होता है वो मैक्सिमम 3 स्पेल्स में पर ईयर्स तक आप ले सकते हैं और मिनिमम 1 स्पेल्स में आप 5 डेज तक अलाउ होता है। साथ ही साथ जो चाइल्ड केयर लीव है वो अप टू 2 चिल्ड्रेन विथ मैक्सिमम 8 ईयर्स तक अलाउ होता है लेने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन डैश इक्विपमेंट इज यूज्ड, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्रेन को टक्कर को रोकने के लिए किस प्रकार के इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ट्रेन को कोलिजन को अगर रिड्यूस करना है तो उसके लिए जो सिस्टम है वह TCAS यानी ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अपील शैल बी इंटरटेन्ड अनलेस प्रिफेयर्ड विद इन डैश डेज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपील को इंटरटेन किए जाएंगे अनलेस प्रिफेयर्ड विद इन, कितने दिनों के अंदर अगर वह प्रिफेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर प्रश्न में कुछ अपील नॉट शैल बी होना चाहिए था, यानी अपील नॉट शैल बी इंटरटेन अनलेस प्रिफेयर्ड विद इन डेज। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वह 45 डेज यानी ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 45 दिन के अंदर अगर अपील को इंटरटेन नहीं किया जाता है नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, टू डैश इक्वल टू लीव ऑन हाफ सैलरी विल बी ड्रॉन इन केस ऑफ एम्प्लॉयज इन अंडर सस्पेंशन। अगर कर्मचारी सस्पेंशन पीरियड में हो तो एम्प्लॉयज को जो सैलरी प्रोवाइड करवाया जाता है हाफ सैलरी, वह किस तौर पर जाना जाता है, वह सब्स्टिट्यूएंट यानी निर्वाह भत्ता के तौर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को खुद से साइन करके SF3 पर साइन किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 3 पर, जिस बेसिस पर कर्मचारी को हाफ सैलरी यानी सब्स्टिट्यूएंट अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 states that every railway servant shall at all times maintain absolute integrity, maintain devotion to duty and do nothing which be unbecoming of a railway servant। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल होता है 1966, उसके कौन से नियम के तहत, विच रूल, किस रूल के तहत प्रत्येक रेलवे सर्वेंट को हमेशा पूर्ण अखंड बनाए यानी मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी यानी पूर्ण अखंडता बनाए रखना होता है। साथ ही साथ ड्यूटी के प्रति समर्पण बनाए रखना होगा और ऐसा कुछ भी ना करे जिससे रेलवे या सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। तो इस यह कौन से कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत मेंशन किया गया है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यह रूल 3 के 1 to 3 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रिविलेज पास एलिजिबिलिटी फॉर स्टेप सन
ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़, यानी रेलवे एम्प्लॉयज़ के सन या स्टेप सन के केस में जो पास के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अप टू 21 ईयर्स तक है। यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके ऊपर भी अगर वो एलिजिबल होते हैं तो इसमें कुछ शर्तें रखे गए हैं कि वो बोनाफाइड का स्टूडेंट हो। इसके अलावा कई सारे इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं जिस बेसिस पर 21 ईयर्स के ऊपर भी वो वैलिड हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं पास के लिए। लेकिन नॉर्मल केस में वो अप टू 21 ईयर्स तक ही प्रिविलेज पास में एलिजिबल होते हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ की स्टेप सन या सन के केस में। वहीं डॉक्टर के केस में इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी जब तक मैरिज डॉक्टर का यानी पुत्री का मैरिज नहीं कर दिया जाता तब तक वो रेलवे एम्प्लॉयज़ के पास प्रिविलेज पास के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ़ रेलवे एम्प्लॉयज़ एडेड एनी डिपार्टमेंट इन हिज एप्लीकेशन डैश नंबर्स ऑफ पर्सनस आर अलाउड इन पासेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि रेल कर्मचारी किसी भी आश्रित यानी डिपेंडेंट को अपने पास में एप्लीकेशन में साथ ऐड करते हैं तो मैक्सिमम जो है कितने पर्सनस को अलाउड किया जा सकता है पास के अंतर्गत। तो जब भी अपन पासेज के अंतर्गत अगर आश्रित को अलाउ किया जाता है डिपेंडेंट को, तो उस केस में मैक्सिमम जो रखा गया है पास की लिमिट्स वो 5 तक ही अलाउ किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें हम कि अगर डिपेंडेंट को अगर नहीं इंक्लूड किया जाता है तो उस पर कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है, यानी जब भी पास के अंतर्गत कोई भी डिपेंडेंट को नहीं इंक्लूड किया जाता है तो उस केस में इसकी लिमिटेशन के लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्लान हेड 2100 इज फॉर, यानी प्लान हेड 2101 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आरएसपी यानी रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मशीनरी व प्लांट्स यानी एमएनपी के लिए प्लान हेड 41 का प्रयोग किया जाता है। प्लान हेड 42 जो होता है वह वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स। प्लान हेड 51 स्टाफ वेलफेयर के लिए यूज किया जाता है। वहीं प्लान हेड 16 की अगर बात करें तो वह ट्रैफिक फैसिलिटीज या यार्ड रिमॉडलिंग वर्क्स के लिए यूज किया जाता है। वहीं इसके अलावा कुछ मेंस जो बताए गए हैं, प्लान हेड 65 ट्रेनिंग और एचआरडी के लिए यूज किया जाता है। वहीं प्लान हेड 71 वह स्टोर सस्पेंस के लिए यूज किया जाता है। इस सारे प्लान हेड को आप क्रमशः याद रखें जिससे यहाँ पर प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत डायरेक्ट बेसिस पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एट जोनल लेवल नोडल ऑफिसर्स फॉर मशीनरी एवं प्लांट्स प्रोग्राम इज, यानी हेडक्वार्टर लेवल यानी जोनल लेवल पर जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं एमएनपी प्रोग्राम के लिए वो होते हैं पीसीएमई यानी प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि प्रत्येक जोन में हेडक्वार्टर लेवल पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हेड होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द एक्रोनिम्स फॉर पुटिंग आउट ऑफ फायर यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इज पास, व्हाट डज पास स्टैंड फॉर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र को यूज करने के लिए पुलिंग आउट किया जाता है पिंस वगैरह को, तो उसके लिए कुछ एक्रोनिम यूज किया जाता है जिसको हम पास के तौर पर जो पास कोड होता है उसके तौर पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पास जो वर्ड है वह किस चीज़ को संदर्भित करता है। तो पास में जो हमारा जो 4 वर्ड है जिसमें हमारा पी है वह पी इंडिकेट करता है पुल को, यानी पुल द पिन ऑन द फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स में जो पिन लगे होते हैं उसको खींचे। पहला कदम यह होता है पुल करना। सेकेंड यहाँ पर है एम, ए का मतलब यहाँ पर एम होता है यानी एम द एक्सटिंग्विशर्स नोजल एट द बेस ऑफ द फायर। सेकेंड स्टेप होता है यानी कि जो हमारा जहाँ पर फायर है उसके बेस पर फायर एक्सटिंग्विशर्स के नोजल को उस तरफ घुमा कर रखे। थर्ड जो हमारा है इस के मतलब होता है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, यानी जो हमारा हैंडल लगा होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर उसके हैंडल को प्रेस करने का काम है, दबाए सबसे पहले थर्ड स्टेप के तौर पर। और चौथे स्टेप हमारा होता है
स्वीप, इसका मतलब स्वीप यानी यहाँ पर जहाँ पर हमारा फ्रॉम साइड टू साइड अंटिल द फायर अपीयर्स टू बी फाउंड, जहाँ पर हमारा आग लगा हो वहाँ पर चारों तरफ घुमाए, जिससे हमारा जब तक यूज किया जाए जब तक हमारा आग को बुझाया ना जा सके। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले था पिन खींचना, फिर फोकस करना नोजल को, फिर हमारा वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्रेस करना था और स्वीप करना था जब तक कि हमारा फायर बुझ न जाए। तो ये 4 स्टेप्स जो हमारा है पुल, एम, स्क्वीज और स्वीप, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, पैसेंजर ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स कैन अवेल द सर्विसेज और असिस्टेंस इन डैश ऐप। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं वह सर्विस को अवेल कर सकते हैं या असिस्टेंस को वह कर सकते हैं CPGRAMs ऐप के मदद से, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मैथमेटिक्स का, ए गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी गोल्ड का ब्रेसलेट है जिसको 20% हानि पर 14,500 में बेचा जाता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो कोई भी बेस प्राइस हमारा 100% होता है, यहाँ पर लॉस 20% पहले ही है, तो 80% जो हमारा होगा वह 14,500 के इक्वल होगा। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हमें 100% निकालना है कि यह कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो 100 इंटू 14,500 और डिवाइडेड बाई 18%, जब इसको आप कट करेंगे सारे को, तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 18,125 रुपये, जो कि इस गोल्ड ब्रेसलेट का कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए एलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क RS 300 in a 6 days, but an engaging an assistant the work is completed in 4 days. Find the share of to be received by the assistant. यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए कोई काम को 6 दिन में कर 300 रुपये कमाता है। जब वह कोई असिस्टेंट को इंगेज करता है तो वही वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करता है। तो इस केस में जो असिस्टेंट को कितने रुपए शेयर करेगा वो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम ए जो है वो 6 दिन में कंप्लीट करता है काम, वहीं ए और उसके असिस्टेंट मिलकर वो काम करता है 4 दिन में। यहाँ से हम ये हमारा टाइम पीरियड दिया गया, इसका हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि दोनों का एफिशिएंसी कितना हो। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें एलसीएम का मदद लिया जाता है। तो एलसीएम यहाँ पर 6 और 4 का हमारा 12 आएगा, तो यहाँ पर 3 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी ए का एफिशिएंसी 2 होगा और ए और असिस्टेंट मिलकर अगर करता है तो उसका एफिशिएंसी हमारा 3 होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ए का हमारा एफिशिएंसी 2 दिया गया था और ए प्लस असिस्टेंट का एफिशिएंसी 3 है, तो यहाँ पर टोटल हमारा 300 रुपये है। तो 300 रुपये को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक की एफिशिएंसी के हिसाब से हमारा 100 रुपये आ रहा है और इन दोनों का हमारा ए का एफिशिएंसी 2 है और दोनों मिलाकर 3 है। तो इस प्रकार जो हमारा एफिशिएंसी होगा असिस्टेंट का वो हमारा एफिशिएंसी 1 निकल कर आएगा। तो एक का जो हमारा एफिशिएंसी रेट है वो 100 रुपये के हिसाब से होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 रुपीज़, यानी जो ए के द्वारा रुपीज़ शेयर किया जाएगा असिस्टेंट को वह 100 रुपये शेयर किया जाएगा 300 में से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन विच कैटेगरी रेलवे एम्प्लॉयड इन कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड वर्क आर क्लासिफाइड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस प्रकार के कैटेगरी के रेलवे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयड किया जा सकता है कॉन्फिडेंशियल रिलेटेड वर्क के लिए।
तो जब भी कोई कर्मचारी अगर वह कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट रिलेटेड वर्क में अगर इंगेज हो तो उसको हम एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, डैश इज एम्पावर्ड टू क्लासीफाई द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट, यानी रेलवे कर्मचारी के एम्प्लॉयमेंट को क्लासीफाई करने के लिए कौन एम्पावर्ड होते हैं, कौन शक्ति प्राप्त देता है। तो यह देता है हेड ऑफ द रेलवे, यानी जोनल हेडक्वार्टर के जो चेयरमैन होते हैं जीएम, इसको क्लासीफाइड एम्पावर्ड होते हैं रेलवे सर्वेंट को क्लासीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इनकैशमेंट ऑफ एलएपी अप टू डैश डेज सेल नॉट एक्सीड इन इंटायर करियर, यानी पूरे सेवा काल में कर्मचारी मैक्सिमम कितने एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे का नकदीकरण कर सकते हैं। तो पूरे सर्विस काल में अगर बात करें तो 6 टाइम्स कर सकते हैं 10 एलएपी एट अ टाइम, यानी एक बार में 10 एलएपी कर सकते हैं। तो इस प्रकार टोटल 60 एलएपी पूरे करियर में वह इनकेसमेंट करा सकते हैं। तो और उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रखे गए हैं कि मिनिमम 2 इयर्स का गैप रखना होगा, यानी जब भी वह 10 एलएपी का इनकेसमेंट कराएंगे तो उसके बाद उनको 2 इयर्स का वेट करना होगा, तभी वह इनकेसमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 60 एलएपी का इनकेसमेंट पूरे सर्विस काल में कर्मचारी करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क इन इंग्लिश सिस्टम, यानी अंग्रेजी सिस्टम में जो टॉर्क यानी बल आघूर्ण जो होते हैं उसका इकाई क्या होता है। तो टॉर्क के लिए जो यूनिट होता है वह होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। जब इसको आप इंग्लिश सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो पाउंड फोर्स इनटू फुट इसका आएगा, जिसे हम LBF और FT के तौर पर हम डिनोट करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन द ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट LHAP यानी लीव ऑन हाफ एवरेज पे shall be created to leave account of an employee at the rate of dash stage for each completed calendar month of service। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी कर्मचारी को अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसके अकाउंट में साल भर के लिए जो भी LHAP उसको क्रिएट किया जाता है कर्मचारी को। तो यहाँ पर मंथ बेसिस पर कितने उनको अर्न करेंगे LHAP, वो यहाँ पर प्रश्न में पूछे गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल 20 LHAP जो है वो 12 मंथ के अंतर्गत वह प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मंथ के हिसाब से अगर बात करें हम तो 3 और यहाँ पर 5, यानी 5:3 के रेशियो में हमारा पर मंथ वह LHAP को अर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी लिमिट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी एम्प्लॉयज, यानी जो इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी वाले जो कर्मचारी होते हैं उसके स्टैट्यूटरी लिमिट जो होता है आवर्स एम्प्लॉयमेंट्स का वह होता है 75 आवर्स इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में 75 घंटे का। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।